इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और फिजिक्स में इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि यहां पर कोई बॉडी रखी, उस बॉडी पर 200 कूलम चार्ज है, इसको कनेक्ट किया गया है किसी एक और बॉडी से। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी, इस पर 100 कूलम चार्ज। तो आपको बताना है कि चार्ज का जो फ्लो होगा वो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा। चार्ज का जो फ्लो होगा वो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा। क्या इधर से इधर होगा या इधर से इधर होगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि शायद इसमें चार्ज ज्यादा है इसलिए इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ चार्ज होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि दो टैंक है, दो टैंक में इसमें वाटर भरा हुआ है मान लो 200 लीटर और इसमें वाटर भरा हुआ है 100 लीटर। अब मैं आपको बोलूं कि वाटर किस टैंक से किस टैंक में फ्लो होगा, तो आप आसानी से बोल दोगे कि सर वाटर इधर से इधर फ्लो होगा। क्यों? कि इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है। मतलब कि जो वाटर का फ्लो है वो वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वाटर का फ्लो वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वाटर के लेवल पे डिपेंड करता है। वाटर के इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, तो वाटर का फ्लो वाटर की हाइट पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार चार्ज का फ्लो चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज का फ्लो डिपेंड करेगा कि कौन सी बॉडी का पोटेंशियल हाई, पोटेंशियल किस बॉडी का हाई। जैसे मान लो इस बॉडी का पोटेंशियल मैंने बोल दिया 20 वोल्ट है और इस बॉडी का बोल दिया मैंने 10 वोल्ट है। तो अब आप बता सकते हो कि चार्ज का जो फ्लो है वो 200 कूलम से 100 कूलम की बॉडी की तरफ होगा। अगर मैं बोल दूं कि इस बॉडी का चार्ज 20 वोल्ट है वो इसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो अब आवेश प्रवाह किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। तो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को बताने के लिए ही पोटेंशियल टर्म को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो हम अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो डायरेक्टली आपने देख लिया होगा। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का W/Q, मतलब कि किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज डिफाइंड नहीं है। डिफाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिएगा इसको, मान लो कोई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये दोनों ही पहले से ही हम मान के चलते हैं लेट ए एंड बी पॉइंट आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले से ही मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट मौजूद है। अब मेरे को एक चार्ज को, एक परीक्षण आवेश को, एक टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है, बी पॉइंट से ए तक लाना है। तो इस परीक्षण आवेश को बी पॉइंट से ए तक लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट वर्कडन कौन करेगा? कोई भी बाहरी बल लगाना पड़ेगा अपने को, कोई भी बाहरी कार्य करना पड़ेगा अपने को। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्कडन किया जाता है वो ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन डेल्टा वी, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए पर यूनिट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज को, किसी टेस्ट आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं आपको ऐसा यूनिट बताऊं तो देखो, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। जो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको अपन डिवाइड करते हैं उस चार्ज से, तो क्या निकल जाता है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलम। और इसमें देखिए अपन तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो सकता है, वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जैसे वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और चार्ज क्या होता है, चार्ज का फार्मूला होता है आई मल्टीप्लाई टी, मतलब करंट मल्टीप्लाई टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का होता है एल, और आई का होता है ए, और टाइम का होता है टी। यहाँ से डायमेंशन फार्मूला क्या निकल जाए, एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और ए की पावर माइनस वन, ये डायमेंशन फार्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। और एक चीज हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक अदिश राशि, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि ये डायरेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो जैसे कि हमारे पास ये सेल है, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे ही हम वायर को कनेक्ट करते हैं या किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मतलब कि जो चार्ज है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होने लगते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, या हम ये कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। इसमें एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर होना चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो रहा है, उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होना चाहिए। लेकिन हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी हम करंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम चार्ज को रेस्ट में मान के चल रहे हैं। तो जो भी चार्ज की प्रॉपर्टीज है, जो भी चार्ज की विशेषता है, हम चार्ज को रेस्ट में रख के ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब चार्ज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है। अब देखिएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद एक क्वांटिटी और आती है, आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये फिजिक्स में अलग से कोई डिफाइन नहीं है, इसको हमने डिफाइन जबरदस्ती कर रखा है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। जिस प्रकार कोई बॉडी मोशन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए अपने को किसके रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं,
यदि हम दो व्यक्ति बस में बैठे हैं और यदि बस मोशन में है तो दोनों व्यक्तियों का मोशन बस के लिए या बस में बैठे व्यक्तियों के लिए नहीं होगा, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए स्थिर रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। उन दोनों व्यक्तियों का मोशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन? किसी तीसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में। कोई तीसरा व्यक्ति जो नीचे बस से या अपने को नीचे से देख रहा है उन दोनों व्यक्तियों को, वो हमारी गति को, हमारे मोशन को महसूस कर सकता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये कंपैरिजन करना जरूरी है इनका कि किन दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन निकाल रहे हैं। सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, लेकिन हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को मैं रख दिया इन्फिनिटी पे और एज्यूम कर लिया, ये मैंने नहीं किया है, दुनिया के सभी साइंटिस्टों ने किया है, एज्यूम पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ऐसी की क्वांटिटी डिफाइन, लेकिन 10th क्लास में हमको पढ़ाई जाती है तो आपके मन में वही बैठा हुआ है कि पोटेंशियल की कोई क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल डिफरेंस जरूर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का डिफाइन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए हम जुगाड़ करते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ था बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको इन्फिनिटी पर रख दिया। अब यहां से किसी टेस्ट चार्ज को हम इस पॉइंट से यहां से इस पॉइंट तक लाते हैं। बताओ, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसके लिए? कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से ए तक। इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया, किसके लिए? पर यूनिट चार्ज के लिए। अब बताओ हमने क्या माना? जो इस बी को क्या माना? कहां पर माना? इन्फिनिटी पर। और वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। अब बताओ कि वी इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। एज्यूम कर रखा है वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से ए तक लाना। ओके, अब ये जीरो हो गया तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डिफाइन हो गया। डब्ल्यू एक्सटर्नल उस पॉइंट को कहां से कहां तक लाने के लिए, किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो गया कि किसी एकांक धनावेश को या कभी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही उस बिंदु का पोटेंशियल या विभव होता है। ओके, इसकी भी यूनिट वही होगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा और यह भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ओके, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि हमको ध्यान रहना चाहिए पोटेंशियल पढ़ते समय। नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म से लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो चार्ज क्यू नोट है, उसको अपन को किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, या बी पॉइंट से ए तक ले जाना है, तो उसको बहुत ही धीरे धीरे ले जाना है। यदि हम इसको फटक से ले गए, एकदम से ले गए यहाँ पर, तो उस चार्ज को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। और यदि चार्ज की स्पीड बढ़ी तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और जैसे काइनेटिक एनर्जी मिली मतलब कि चार्ज फ्लो होने लग गया। अब चार्ज फ्लो होने लग मतलब क्या है? करंट का बहना। और हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि चार्ज रेस्ट में। चार्ज क्या है? रेस्ट में। हमको चार्ज को रेस्ट में रखना है, तो उसके लिए इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए बिल्कुल बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, बिल्कुल धीरे धीरे लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? बहुत ही धीरे धीरे इस चार्ज को यहां से यहां तक उठा के लाना पड़ेगा। जब इस चार्ज को धीरे धीरे लाएंगे तो इसकी स्पीड में बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल कम होगा। तो इससे उसके काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या काइनेटिक उसकी एनर्जी जीरो रहेगी।
तो छोटे छोटे स्टेप्स में बहुत धीरे धीरे चार्ज को यहां से तक लाना है। तो चार्ज क्यू नोट मूव्ड पॉइंट B to A very slowly। सेकंड पॉइंट, W एक्सटर्नल जो है वो हमेशा ही ऑलवेज अपोजिट टू W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य हमेशा ही अपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किए गए कार्य के। अब कोई चार्ज रखा है यहां पर, इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर यहां पर क्यू नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू ये मान लो R डिस्टेंस है, कितना लगेगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जो इस चार्ज को यहां तक लाने में, मान लो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया गया है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वो होगा फोर्स एक्सटर्नल के कारण। तो वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो अपना फोर्स आएगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, वो हमेशा ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये चार्ज यहां से इस पर फोर्स लगाएगा तो चार्ज इसको दूर धकेलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चार्ज को जब वो दूर धकेलेगा तो वो तो जोर से भागेगा, और जोर से भागना नहीं देना अपने को धीरे धीरे उसको बढ़ाना है आगे, इसलिए यहाँ के इसके विपरीत एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फोर्स होगा F एक्सटर्नल और एक फोर्स होगा ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसका मतलब कि इस फोर्स द्वारा किया गया कार्य हमेशा से इस फोर्स के अपोजिट में होगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कि जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q नॉट should be very small, बिकॉज अगर स्मॉल नहीं होगा तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये भी कुछ फोर्स लगाएगा। इसलिए अपने को टेस्ट चार्ज ऐसा लेना है बहुत ही छोटा, जिससे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने। ओके, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज ले रहे हैं अपन, उस पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन? चौथा पॉइंट देख सकते हैं कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सो द बाय एक्सटर्नल एजेंट इज also कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या? कंजर्वेटिव का मतलब ये कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां से यहां तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, एक पाथ तो ये हो गया, और यहां से यहां तक जाने में ऐसे पाथ से आए जो वर्क डन करना पड़ा वो दूसरा पाथ हो गया। ये W2 है, ये W1 है। ओके, और एक पाथ ये हो गया, ये W3 है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? क्लास 11 में पढ़ते हैं अपन कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि W1 बराबर W2 बराबर W3, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ
इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो तीनों एक पाथ अलग अलग हो, चाहे भले ऐसे आए हो, तो ये भी फोर्स इन दोनों फोर्स के बराबर ही होगा, ये भी वर्क डन इन तीनों वर्क डन के बराबर ही होगा। ठीक है, अब इसको और समझे अपन कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है। एक सेकंड पॉइंट है इसका कि क्लोज्ड लूप, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक आए तो जो वर्क डन हुआ मान लो W है, और फिर वापस यहां से यहां तक गए तो जो वर्क डन हुआ वो W होगा, लेकिन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आने में एक क्लोज साइकिल बन गई, वो क्लोज्ड साइकिल का W A से B और B से वापस A वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये वर्क डन क्या होगा, W A से B इज इक्वल टू माइनस W B से A। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि जो वर्क डन इधर किया गया वो वर्क डन उधर भी किया गया, लेकिन पूरी साइकिल में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाया गया फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी कंजर्वेटिव होगा। और कंजर्वेटिव कार्य, कंजर्वेटिव वर्क क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किसी क्लोज्ड साइकिल में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ओके, समझ गए, मतलब कि पाथ इंडिपेंडेंट, यहां से यहां तक लाओ, यहां से ऐसे जाओ या यहां से ऐसे जाओ, तो वर्क डन जो होगा बराबर होगा, वो डायरेक्शन बदल जाएगी उसकी। अगर इधर से इधर आ रहा है W है तो उधर से उधर जाएंगे तो माइनस W हो जाएगा, और क्लोज साइकिल में क्या हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। ओके, अब अपना टॉपिक है तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, मान लो क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर, इससे R दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, उस पर अपने को क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए इस पॉइंट पर अपना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। तो हम इस चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं कि इस चार्ज के कारण इस पर कितना पोटेंशियल पॉइंट P पर होगा। तो देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, माना कि ये जो चार्ज है, जो Q0 चार्ज है, वो पहले रखा है इन्फिनिटी पर। कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। अब इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को धीरे धीरे यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वही इस पॉइंट P पे पोटेंशियल के बराबर होता है। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपनों ने, VA माइनस VB इज इक्वल टू WB टू A अपॉन Q0। मतलब कि किसी पॉइंट चार्ज को, किसी परीक्षण आवेश को पॉइंट B से A तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है उन दोनों पॉइंट के बीच में। यदि हम इसको इन्फिनिटी पर रख दें, मतलब कि W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0, तो ये 0 हो जाता है। जब ये 0 हो जाता है तो ये क्या होता है, उस पॉइंट A का पोटेंशियल, मतलब कि इस पॉइंट P के पोटेंशियल की डेफिनेशन के लिए पोटेंशियल निकालने के अपन क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आए, उसका एक्सटर्नल वर्क डन निकालने और अपन उसको Q0 चार्ज से डिवाइड कर दें, तो अपने पास इस पॉइंट P का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, मतलब ऐसा आ जाएगा। एक्चुअली अपना फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ पर मानते हुए यहाँ तक चलेंगे और यहाँ से उसका वर्क डन निकाल के उसको Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट P पर। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें अपने को निकालना क्या है, वर्क डन इन्फिनिटी टू P। ओके, वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी टू P। तो अपने पास मिल गया अपने को मकसद कि अपने अगर अपन वर्क डन निकाल लेते हैं इन्फिनिटी टू P तो अपने पास पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट पर। ओके, तो इधर देख लेते हैं अपन साइड में, VP इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू P
अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये वीपी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी कि इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगेगा आपको एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैपिटल ई से लिख रहा हूँ, एफ ई, वो हो गया आपका के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके विपरीत एक फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर ये फोर्स इसके विपरीत नहीं लगेगा तो देखो ये चार्ज तो इसको धकेल रहा है, तो अगर ये फोर्स अपन नहीं लगाएंगे तो चार्ज तो स्पीडली यहाँ पर पहुँच जाएगा। स्पीडली पहुँच जाएगा तो क्या होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और चार्ज को अपने को काइनेटिक एनर्जी नहीं देना है। अपने को चार्ज को काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं देना है? अपने को चार्ज को काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं देना है क्योंकि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगेगा। वो अपन मैग्नेटिज्म अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन अभी चार्ज को सिर्फ रेस्ट मान के चल रहे हैं। तो रेस्ट मान के चलने के लिए अपने को एक फोर्स इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इधर लगाना, जिसको बोलते हैं अपन एफ एक्सटर्नल। ये जो एफ एक्सटर्नल है ये लगभग बराबर होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। लगभग क्यों? यदि ये फोर्स लगभग बराबर या थोड़ा सा छोटा होगा इस फोर्स से, क्यों? इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तभी तो ये चार्ज इधर से इधर खिसक पाएगा। तो अपन क्या मानते हैं कि 0.0001 न्यूटन ये फोर्स ज्यादा है इससे, तभी थोड़ा खिसक पाएगा। ओके, ये एफ एक्सटर्नल लगभग बराबर होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, ये ध्यान रखोगे। अब मैंने बोला कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? क्या होता है? कंजर्वेटिव कार्य होता है, या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब ये डब्ल्यू एक्सटर्नल यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया गया वो यहां से यहां तक लाने में कार्य किया गया कार्य बराबर होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक किया गया कार्य अगर डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी है तो यहां से यहां तक ले जाने में कार्य किया गया वो क्या है? पी से इन्फिनिटी। तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज के लिए क्या करते हैं अपन कि डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी जो वर्क डन किया गया है वो बराबर होगा, लेकिन माइनस होगा पी से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए किया गया कार्य के। ओके ओके, दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वो क्लोज लूप के लिए या क्लोज पाथ के लिए वो कार्य जरूरी होता है। तो क्लोज मतलब कि अगर डब्ल्यू पी से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से वापस पी आ जाएगा तो ये कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? देखो इसको दोनों जोड़ दो, इन्फिनिटी से पी आने में पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जोड़ेंगे दोनों को क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ओके ओके, जब भी दोनों को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा। अब देखिए आप, अब यहां से आप लोगों को देखना है कि एक्चुअल में वर्क डन होता क्या है। वर्क डन होता क्या है? तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और डी आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो डॉट प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। लेकिन किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो वर्क डन क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी होगी। जब वर्क डन स्केलर क्वांटिटी हो गई तो एक डॉट प्रोडक्ट को अपन एक तरीके से वो लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर कोस थीटा। मतलब कि एफ और डी आर के बीच में एंगल। अच्छा बताओ, फोर्स इधर ये ज्यादा है हल्का सा, तो मूव किधर करेगा? इधर कि इधर? इधर करेगा ना। मैं मान लिया डी आर मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? डी आर, इसलिए डी आर लिखा मैंने। क्यों मूव किया? डी आर मूव किया। अब बताओ एफ एक्सटर्नल और डी आर, एफ एक्सटर्नल और डी आर के बीच में एंगल कितना है? 180। अब मैं वर्क डन निकालूं यहां पर डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक? पी से इन्फिनिटी का। कहां से कहां तक का? पी से इन्फिनिटी का। इसका इंटीग्रेशन कर दूं, कहां से कहां तक? पी से इन्फिनिटी तक। कहां से कहां तक? पी से इन्फिनिटी तक।
ठीक है। अब एफ को क्या लिखूंगा, के क्यू किसके बराबर है, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, अच्छा कहाँ से कहाँ तक लगा है, पी की पोजीशन क्या है आर, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब बताओ डी आर तो डी आर रहेगा, अब कोस कितना आएगा 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, के क्यू नोट, के क्यू नोट, बचा क्या आर की पावर -2 डी आर की पावर -2 क्यों हुआ, क्योंकि ये डिवाइड से ऊपर आ जाएगा, ठीक, आर से इन्फिनिटी, ओके इतना आगे समझो। अब देखो -के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लगा दो, आर की पावर -2 + 1 अपॉन आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से, ठीक है। अब देखो के क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस का के क्यू नॉट, इसको रखो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस फिर आएगा इसका, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला का, एक माइनस आर का, तो 1 अपॉन आर, ओके ये तो 0 हो जाएगा, ओके 0 हुआ, ये क्या हो गया प्लस का आर, तो के क्यू नॉट अपॉन आर, ये कहाँ से कहाँ तक उठ रहे हैं, डब्ल्यू पी से इन्फिनिटी। अच्छा बताओ पी से इन्फिनिटी तक निकाला आपने, कहाँ से कहाँ तक निकाला बच्चा बताओ, पी से इन्फिनिटी तक अपनों को चाहिए डिफाइन करने के लिए, मैं बता ना स्टार्टिंग में आपको कि अपनों को चाहिए वी पी -v इन्फिनिटी को 0 रख लो, तो क्या आएगा अपने पास, बताओ क्या आएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी तक, और क्यू नोट ये आएगा ना, ये बता दो मैंने, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने क्या किया कि पी से इन्फिनिटी को लिख दिया -इन्फिनिटी से पी, क्योंकि इसको पी से इन्फिनिटी तो माइनस के इन्फिनिटी क्यों लिख सकता हूँ, देखो या फिर आप ऐसा समझ लो डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी इज इक्वल टू माइनस पी से इन्फिनिटी क्या रखोगा माइनस का के क्यू नोट अपॉन आर, माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस कैंसिल आउट बचा क्या, इन्फिनिटी से पी कितना बचा प्लस के क्यू नोट अपॉन आर, ठीक है बेटा, ये अपना वर्कडन का आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है कि किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P अपॉन क्यू नोट, पुट कर दो के क्यू नोट अपॉन आर मल्टीप्लाई क्यू नोट, अच्छा क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट, बचा क्या के क्यू अपॉन आर, क्या बचा वीपी, क्या बचा के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये चार्ज भी डिपेंड करेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव होगा, ओके। तो जैसा चार्ज होगा वैसा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो इधर मैंने बोला आपको कोई चार्ज Q है, ठीक है, और यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, या पॉइंट P भी मान लो यहाँ पर कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर ऐसे Q4 चार्ज है। तो बताओ इस पॉइंट P पर इन सभी चार्जेस के कारण, मान लो ये चार्ज माइनस है, ये माइनस है, कितना पोटेंशियल होगा, तो टोटल पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू, ठीक है, ये दूरी R मान लो, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो, ठीक है, Q कितना है माइनस का Q1
आर कितना है, आर प्लस होगा माइनस होगा, देखो चार्ज अगर पॉजिटिव प्लस कर दो, ओके, के प्लस का Q2 अपॉन R1, अगला चार्ज क्या है माइनस का Q3, तो माइनस का Q3 के Q3 अपॉन R2, अगला क्या है पॉजिटिव का है ना, तो प्लस का के Q4 अपॉन R3, ठीक है। मतलब कि किसी पॉइंट P पर बहुत सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल लग रहा है, तो अलग अलग पोटेंशियल निकालो, उनको जोड़ दो, घटा दो, जो भी चार्ज की जो आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसके कारण अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है।